इस कहानी के लेखक है विजेंद्र कुमार कर्ण। सन्नाटे से भरी वो रात थी तो खामोश थी, लेकिन उसने अपने अंदर जमाने भर का शोर छिपा रखा था। थी तो वो चांदनी रात, लेकिन उस रात आसमान में बादल थे काले काले, इसलिए चांद बादलों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। चांद जब बादलों में जाता तो अंधेरा रोशनी को अपने कब्जे में ले लेता, और जब वो बादलों से बाहर आता तो रोशनी अपनी बाहें फैलाए रात को अपने आगोश में ले लेती। चांद और रात के इस खेल में नीचे धरती पर स्थित एक शमशान घाट में एक बहुत ही खौफनाक घटना को अंजाम दिया जा रहा था। एक लड़की जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसका पूरा चेहरा किसी नकाब से ढका हुआ था, वह असहाय सी बैठी हुई थी। उसके सामने एक यंग लड़का एक अघोरी के पास बैठा हुआ था। लड़के के हाथ में बड़ी सी धारदार तलवार थी। चांद की रोशनी जब कभी उस तलवार से टकराती तो ऐसा लगता कि तलवार उस रोशनी को भी काट देगी। अघोरी ने ललाट के बीच लंबा सा टीका भी लगा रखा था। उसके चेहरे पर चेचक के बड़े बड़े निशान थे। आंखें बंद किए वो कोई मंत्र बुदबुदा रहा था। रात के उस सन्नाटे में कुत्ते के भौंकने की आवाज और रात के कीड़ों के बोलने की आवाज भी लगातार आ रही थी। उन्हीं आवाजों के बीच थोड़ी देर बाद अघोरी ने अपनी आंखें खोली और सामने बैठे युवक से कहा, इसे जल्द से जल्द तैयार करो। और हाँ, तुमने देख लिया है ना, इसका कोई अंग भंग तो नहीं है। अगर ऐसा है तो बलि स्वीकार नहीं होगी और तुम्हारा काम कभी नहीं होगा। उस लड़के ने इशारे से ही अघोरी को बताया कि उसने सारी तस्दीक कर ली है। लड़की का कोई भी अंग भंग नहीं है। मानव या जानवर की बलि की सबसे पहली शर्त यही होती है कि उसका कोई अंग कटा फटा ना हो, वो बीमार ना हो। उसके बाद उस लड़के ने वहीं पास रखे मिट्टी के मटके का पानी उस लड़की पर डालना शुरू कर दिया। सिर से होता हुआ पानी नीचे जमीन पर गिर रहा था और आसपास के क्षेत्र को गीला कर रहा था। वह लड़की अपना सिर हिलाकर उस लड़के द्वारा की जा रही इस प्रक्रिया का विरोध कर रही थी, लेकिन ना तो उस लड़के को उसकी परवाह थी और ना ही अघोरी को। उसके बाद उस लड़के ने लाल रंग का घोरा एक कटोरी में लिया और लड़की के पैरों में लगाने लगा, जैसा कि शादीशुदा लड़कियां पैरों में लगाती हैं। फिर उसने नेल पॉलिश उसकी हाथों की उंगलियों में लगाया। वह लड़की अपनी उंगली को मोड़ रही थी और इस काम से मना कर रही थी, लेकिन लड़का कहाँ मानने वाला था। इसके बाद वो कुछ रंगीन चूड़ियां उस लड़की की कलाई में पहनाने लगा। उस सुनसान रात में चूड़ियों की वो खनक अजीब सा डर भी पैदा कर रही थी। अब सारी तैयारी हो चुकी थी। अघोरी ने कोई मंत्र पढ़ा और अपने पास रखे चावल के कुछ टुकड़ों को उस लड़की की तरफ उछाल दिया। फिर अघोरी ने उस लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अब इसकी गर्दन काट दो, चढ़ा दो इसकी बलि। वो लड़का खड़ा हुआ और उसने तलवार उठाई और उसका जोरदार वार लड़की की गर्दन पर कर दिया। चीख की एक जोरदार आवाज उस सन्नाटे को भंग करती हुई निकली और फिर सब खामोश हो गया। लड़के का चेहरा पूरा खून से भर गया और उसकी तलवार खून से सन गई और ना चाहते हुए उसकी भी चीख निकल गई। चीख के साथ ही आदित्य की आंखें खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। उसने एसी की कूलिंग और भी कम किया और उठकर फ्रीज के पास गया। उसने उससे बोतल निकालकर पानी पीने लगा। पानी पीते ही उसकी नजर घड़ी की सुई पर गई। घड़ी के समय को देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। रात के 2:30 बज रहे थे। कॉल सेंटर की अपनी कैब में बैठी नताशा अपने घर की ओर जा रही थी। उसकी आंखों में नींद थी, फिर भी वो अपनी आंखों को फाड़े रात के उस सन्नाटे को ना सिर्फ सुन रही थी बल्कि देख भी रही थी। वह सड़क इस समय बिल्कुल खामोश सी है। वह दिन में कितना शोर करती है, वो बार बार यही सोच रही थी। कॉल सेंटर के जितने भी स्टाफ थे उनमें से लगभग सभी को कैब ने उनके घर छोड़ दिया था। नताशा का घर ही सबसे आखिर में आता था। घड़ी की सुई टिक टिक कर आगे बढ़ रही थी। कैब का ड्राइवर बीच बीच में कार की मिरर से नताशा को देखता और कैब में बज रहे 90s के गाने की धुन पर अपना सिर हिलाता। भैया, आपको 90s के गाने बहुत पसंद है क्या? हर दिन आप यही बजाते हैं।
नताशा का घर आ गया था। उसका घर मेन सड़क से थोड़ा हटकर गली में था। उस गली में कार नहीं जाती थी, इसलिए उसके ऑफिस की कैब हर दिन उसे सड़क पर ही छोड़ देती थी। नताशा कैब से उतरकर अपने घर की ओर जा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया। वो अपना फोन निकाल ही रही थी कि पीछे से एक आदमी आया और उसके सिर पर जोर से किसी भारी चीज से हमला कर दिया। नताशा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। नताशा को जब होश आया तो उसके हाथ पांव बंधे थे। उसके मुंह पर एक नकाब डाला हुआ था। उसके कानों में कोई मंत्र गूंज रहा था और नाक में अगरबत्ती की खुशबू। वह चीखना चाह रही थी, लेकिन उसके मुंह पर तो पट्टी लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसके मुंह से नकाब हटाया गया। पट्टी अब भी उसके मुंह पर थी। नकाब हटाते ही उसने जो देखा, उसे देख वो अंदर तक कांप गई। उसके सामने आदित्य हाथ में तलवार लिए हुए बैठा था। आदित्य के बिल्कुल बगल में सफेद कपड़ों में लिपटी एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश का चेहरा देखकर लग रहा था कि इसकी मौत हुई कई दिन हो गए हैं। लड़की की लाश के सामने ही एक गंदी सी शक्ल का अघोरी भी था, जो आंखों को बंद किए मंत्र बुदबुदा रहा था। लड़की के हाथ और पैर खोल दो और इसे बलि के लिए तैयार करो। और हाँ, तुमने पूरी तरह तस्दीक कर ली है ना कि इसका कोई अंग भंग तो नहीं है? आदित्य ने अघोरी की ओर देखा और उसे आश्वस्त किया कि इस बात की फिक्र ना करें। उसके बाद उसने तलवार नीचे रखी और वहीं पास पड़े मिट्टी के मटके को उठाकर नताशा के पास जाने लगा। जैसे जैसे वो नताशा के करीब आता, नताशा को लगता कि वो मौत के करीब आ रही है, क्योंकि सारी तैयारियां देखकर वो समझ गई थी कि ये लोग उसकी बलि देना चाहते हैं। आदित्य मटका लेकर नताशा के पास पहुंचा और उसके ऊपर पानी डालने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक उस समय होता है जब उसके सामने मौत खड़ी होती है। नताशा ने एक लात आदित्य के पैरों के बीच में मारी और पूरी ताकत से वहां से भागने लगी। आदित्य इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो दूर जा गिरा। पकड़ो, पकड़ो उसे, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, पकड़ो। तांत्रिक की यह आवाज आदित्य के कानों में गूंजने लगी और वो नताशा के पीछे भागने लगा। नताशा भागे जा रही थी, भागे जा रही थी। फिर एक जगह वो पेड़ों की ओट में जाकर छिप गई। उसकी सांसें बहुत ही तेज चल रही थी। धक 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 करती उसकी दिल की धड़कन की आवाज ऐसी थी जिस आवाज को उसने कभी नहीं सुना था। आदित्य उसका पीछा करता करता उस पेड़ से आगे निकल गया। नताशा अपने आप पर किसी तरह कंट्रोल कर छिपी हुई थी, लेकिन तभी किसी कीड़े ने नताशा के चेहरे पर रेंगना शुरू किया। नताशा अब भी अपनी चीख को रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उस कीड़े ने जैसे ही उसके चेहरे पर काटा तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी और चीख की आवाज ने आदित्य के पैर पीछे खींच लिए। वह उस पेड़ की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे ओट में छिपी नताशा दिख गई। वह दबे पांव उसके पास जाने लगा। कुछ देर बाद एक जोरदार आवाज से फिर से वो शमशान गूंज उठा। आदित्य जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। नताशा ने एक बड़ा भारी पत्थर उसके सिर पर मार दिया था। खून की धार उसके सिर से बह रही थी। वह धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जा रहा था। आदित्य समंदर के किनारे बैठा है। उसके साथ दिव्या भी बैठी है। दोनों समंदर की उठती और गिरती लहरों को देख रहे हैं। सूरज लगभग डूबने ही वाला है। आदित्य मोबाइल की घड़ी में दिव्या को टाइम दिखाते हुए कहता है, घर नहीं जाना है क्या? कितनी देर हो गई है? थोड़ी देर और आदित्य, तुम्हें पता है ना मुझे सूरज को डूबते हुए देखना कितना पसंद है। अच्छा बाबा, ठीक है। सूरज डूब जाता है। दिव्या आदित्य के बाइक के पीछे बैठी है। आदित्य फुल स्पीड में अपनी बाइक भगा रहा है। दिव्या अपनी बाहें खोल देती है और आदित्य से और स्पीड चलाने के लिए कहती है। स्पीडोमीटर की सुई 120 की स्पीड दिखाती है। अरे तुम्हें डर नहीं लगता स्पीड से? मौत तो तय है ना आदित्य, स्पीड से चलो या धीमे, जब मौत आनी होती है तो वो तो आ ही जाती है। अचानक रेड लाइट आ जाती है। आदित्य ब्रेक लगाता है और पीछे घूमकर दिव्या को कुछ बोलना चाहता है, लेकिन दिव्या तो उसकी बाइक के पीछे है ही नहीं। वो इधर उधर देखता है, लेकिन दिव्या उसे कहीं दिखाई नहीं देती।
तभी ट्रैफिक की लाइट ग्रीन हो जाती है, लेकिन आदित्य की आंखें अभी भी दिव्या को ही ढूंढ रही है। उसके पीछे की गाड़ियां लगातार हॉर्न पर हॉर्न बजा रही है। अच्छी खासी भीड़ वहां जमा हो जाती है। आदित्य को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बाइक स्टार्ट करता है। तभी दूर उसे दिव्या दिखाई देती है, जो एक टैटू बनाने वाले के पास खड़ी है और उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुला रही है। आदित्य उसकी ओर थोड़ा गुस्से से देखता है और घड़ी की ओर इशारा करता है, लेकिन दिव्या मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाती है। वह उसके पास जाता है। दिव्या एक टैटू वाले के पास बैठी है और आदित्य के नाम का टैटू कर रही है। उसके चेहरे पर एक दर्द तो है, साथ ही उस दर्द के साथ सुकून भी है, लेकिन आदित्य दिव्या की इस हरकत से बहुत ही परेशान है। अरे टैटू कराने की क्या जरूरत है दिव्या? कितना दर्द हो रहा है तुम्हें? तुम भी ना बिल्कुल स्टूपिड हो। तुमसे देखा नहीं जा रहा तो तुम अपना मुंह घुमा लो, लेकिन इसे करने से मुझे मत रोको। इस टैटू को कराने से दर्द नहीं हो रहा आदित्य, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नाम तुम्हारी वो निशानी है जिसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। दिव्या हाथ में टैटू करा के आदित्य की ओर अपना हाथ बढ़ा देती है। आदित्य उसके हाथों को सहलाता है और उस पर किस करना चाहता है, लेकिन दिव्या तो वहां है ही नहीं। वह देखता है कि टैटू की दुकान पर कोई और लड़की बैठी है और वो अपने लवर सूरज का नाम गुदवा रही है। आदित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बाइक के पास जाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती है। वह फिर से किक मारता है। तभी उससे थोड़ी दूर एक जोरदार एक्सीडेंट होता है। वहां काफी भीड़ लग जाती है। आदित्य अपनी बाइक छोड़कर उधर ही भागता है। एक लड़का और एक लड़की सड़क पर पड़े हुए हैं। लड़के को थोड़ा थोड़ा होश है, लेकिन लड़की पूरी तरह बेहोश है। लेकिन उस बेहोशी की हालत में भी उसने लड़के का हाथ जोर से पकड़ रखा है। लड़के के आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। वह लोगों से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आ रहे हैं। जितने भी लोग वहां खड़े हैं वो या तो उनकी वीडियो बना रहे हैं या उन्हें देखकर निकल जा रहे हैं। लड़के का सब्र जवाब दे रहा है। वह लड़की को अपनी गोद में उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खुद भी बहुत चोट लगी है। वह गिर जाता है और एक बार फिर से लोगों से मदद मांगता है। आदित्य उसकी मदद को आगे जाता है। वो उसकी गर्लफ्रेंड को उठाने की कोशिश करता है। तभी उसके हाथ पर बने टैटू पर उसकी नजर जाती है। उस पर आदित्य लिखा होता है। आदित्य घुटनों के बल वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी एक एम्बुलेंस की आवाज से उसका ध्यान टूटता है। वो उस एम्बुलेंस की ओर देखता है तो वो ये देखता है कि उससे कुछ लोग उतरे हैं और उस लड़की और लड़की को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले जा रहे हैं। लेकिन शायद लड़की मर गई है, क्योंकि उन्होंने सफेद कपड़े से उसका पूरा शरीर ढक दिया था। आदित्य लड़की के चेहरे को देखने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो उसकी दिव्या है। आदित्य ये देखकर बेहोश हो जाता है। 5 दिन हो गए दिव्या की मौत को। उसका शरीर मॉर्चरी में रखा हुआ है। आदित्य ने कई बार उसके शरीर को देखा है, लेकिन आदित्य उसकी मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हर दिन उसे अस्पताल में दिव्या दिखाई देती है। वह पुरानी बातों को याद कर चीखता रहता है। डॉक्टर भी परेशान हो गए हैं। उन्हें लग रहा था कि आदित्य को मेंटल वार्ड में डालना होगा, लेकिन वो ये सोचते ही रह गए। 6ठे दिन अस्पताल से आदित्य भी गायब था और दिव्या का शव भी। दिव्या के शव के साथ आदित्य 10 दिन अपने घर पर रहा। वो उसके बाल बनाता, उसे तैयार करता, उससे बातें करता, लेकिन बातूनी नताशा उससे बातें कहा करती थी। वो तो मुर्दे की तरह लेटी रहती। देखो दिव्या, अब बहुत हो गया है। ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं, तुमने एक शब्द भी नहीं बोला है। क्या हुआ है तुम्हें? तुम जानती हो ना, तुम्हारी आवाज सुने बिना मुझे चैन नहीं मिलता। किसी बात की नाराजगी है क्या? बोलो ना। आदित्य एक अलग ही दुनिया में था। दिव्या की मौत को वो झुठला रहा था, लेकिन मौत को झुठलाना स्वयं को धोखा देना है। धीरे धीरे दिव्या के शव से बदबू आने लगी। आदित्य उसके शव पर ढेर सारा परफ्यूम डालता, तेज गंध वाली अगरबत्ती जलाता, लेकिन धीरे धीरे उसे भी अब लगने लगा था कि दिव्या अब नहीं है। वह रोना चाहता था, लेकिन वो रो नहीं पाता। दिव्या उसे अब भी हर जगह दिखती। खासकर जब बारिश होती तो उसे लगता कि दिव्या उसे भीगने के लिए बुला रही है। आदित्य अपनी दिव्या से बहुत प्यार करता था। वो उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। दिव्या, दिव्या, तुम मर गई। पागल, तुम क्यों मर गई?
किससे पूछकर मरी तुम? हाँ, कभी सोचा तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा? बड़ी सेल्फिश निकली तू। लेकिन मैं तुझे वापस लाऊंगा। फिर से हम दोनों साथ में घूमेंगे, बारिश में भीगेंगे, सनसेट देखेंगे, सबको भुलाकर। हाँ, तू आएगी ना वापस? बोलना, तू आएगी ना वापस? आएगी ना? आदित्य को अब किसी दूसरी जिद ने घेर लिया था। उसे दिव्या को जिंदा करना था, उसे विधाता के लिखे को मिटाना था। उसे पता था कि तंत्र मंत्र में वो ताकत है जो मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। शमशान में जब पहली बार उसने लाश को नोच नोच कर खाते अघोरी को देखा तो वो उससे डरा नहीं, बल्कि उसने उससे अपनी दिव्या को जिंदा करने की गुजारिश की। अघोरी ने दिव्या को जिंदा करने के लिए एक लड़की की बलि देने की बात कही। दिव्या का प्रेम आदित्य के मन में इस तरह से बसा हुआ था कि उसे किसी लड़की के बलि देने की बात से भी कोई आपत्ति नहीं थी। नताशा उसके अपार्टमेंट के पास ही रहती थी। आदित्य ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। पूरे 10 दिन उसने नताशा की एक एक चीज को नोटिस किया। वह कब घर से निकलती है, कब ऑफिस से लौटती है, कब वो बालकनी में आती है और किस दिन वो किस रंग के कपड़े पहनती है, आदित्य को ये तक पता था। और फिर एक रात जब वो ऑफिस से लौट रही थी तो उसने बलि देने के लिए उसका अपहरण कर लिया। पुलिस की सायरन की आवाज से शमशान घाट गूंज रहा था। आदित्य के हाथ में हथकड़ी थी। उस समय तेज हवाएं चलने लगी थी और फिर बारिश भी शुरू हो गई थी। दिव्या के शव को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। तभी आदित्य की नजर उसके हाथ के टैटू पर पड़ी जिस पर आदित्य लिखा हुआ था। उस बारिश को देखकर आदित्य को अब भी लग रहा था कि उसकी दिव्या उठेगी और कहेगी, आदित्य चलो ना, फिर से भीगते हैं दोनों साथ साथ।